हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो जैसे कि आप लेक्चर नंबर 2 में हमारे साथ हैं और लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हम लंग्स के बारे में, ह्यूमन लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने एनसीईआरटी का 2 पैराग्राफ डिस्कस कर लिया था और लंग्स के बारे में बेसिक डेफिनेशन और आपको ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज के बारे में भी डिटेल से हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन का डिटेल स्टडी किया था। तो यदि आप यहाँ पे अभी देख रहे हो, आपने पहले लेक्चर नहीं देखा तो आप पहला वाला लेक्चर जरूर देखें और आप ऐप जरूर डाउनलोड कर ले बेटा, है ना, क्योंकि आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगी। और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यदि आप लोग इस चैनल में नए हो तो जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें बेटा 1299 रुपीज़ में कंप्लीट नीट का कोर्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। और यदि आपको इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर? चलो तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बेटा। लंग्स, मैंने बोला था पहले वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दिया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटा ह्यूमन लंग्स। जो ह्यूमन लंग्स होता है एक्चुअल में वो क्या है, तो पहले हम इसको एनसीईआरटी से एक एक चीज़ें समझेंगे, देन डायग्राम, है ना। तो यदि हम बात करें डायग्राम में तो सबसे पहले देखो ये बेटा आप देख रहे हो यहाँ पे इपीग्लॉटिस। क्या देख रहे हो? इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस के जस्ट ऊपर यदि आप बात करो तो आपको यहाँ पे मिलेगा कहीं पे फेरिंग्स। क्या मिलेगा बेटा? फेरिंग्स। फेरिंग्स से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स से नीचे आओगे तो ये देखो आपको मिल रही है ट्रैकिया, जहाँ पे सी शेप की कार्टिलेज होती हैं। ये ट्रैकिया है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो गर्दन वाली हड्डी होती है ना बेटा, यहाँ पे सी शेप के कार्टिलेज होते हैं जो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आप यहाँ पे ये देखो ये 2 ब्रांचेज हैं, एक इधर आ रही है एक इधर जा रही है। ये 2 ब्रांच हैं। क्लियर? जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकस या इन्हीं को बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। प्राइमरी, क्योंकि पहली ब्रांच है तो इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। क्लियर बेटा? प्राइमरी ब्रोंकियोल्स इधर आती है। अब इसमें आपको ये पूरा लंग्स दिखा दिया है। जो राइट साइड वाला पार्ट है, एक्चुअल में राइट साइड वाले पार्ट के 3 ब्रांच होते हैं ना, 3 पार्ट होते हैं। और उसके बाद लेफ्ट साइड वाले में देखो तो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स के जस्ट बाद ये निकली है ना, तो ये हो जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। क्या हो जाएगी? सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। ये हो जाएंगी टर्सरी ब्रोंकियोल्स और यहाँ पे टर्सरी ब्रोंकियोल्स में होता है एल्वुलाई। तो हमने बताया था कि यहाँ पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये होता है कंडक्टिंग जोन, जहाँ पे जो गैस होता है वो कंडक्ट होती है। इसके बाद ये एल्वुलाई में जाके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, तो ये हो जाता है क्या? एक्सचेंज जोन। क्लियर? तो ये हो गए। उसके बाद और डायग्राम आप देखोगे, देखो सेंटर वाले पार्ट में क्या है? हार्ट है, लेकिन हार्ट लिटिल टिल्ट होता है लेफ्ट साइड। क्लियर? तो हार्ट की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? सेंटर में, लेकिन हल्का सा टिल्टेड होता है किधर साइड? वो लेफ्ट साइड। क्लियर? उसके बाद अब इसके बाहर देखो तो प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये आप देख रहे होगे कि जो येलो कलर है तो 2 ब्लैक कलर के लेयर से कवर्ड है, तो ये होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो बीच में गैप है ये होता है प्लूरल कैविटी, है ना। फिर यहाँ पे एल्वुलाई हो गया। इस प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है और ये जो ब्रांचेज हैं ये हो गया ब्रोंकियोल्स। क्लियर? और ये हो गया आपका लंग्स कट इन द रिब्स। ये रिब्स वाले पार्ट्स हो गए जिसको हम रिब्स केज बोलते हैं। रिब्स वाला पार्ट हो गया जो कि रिब्स केज होता है। 12 रिब्स केज होती हैं, 12 रिब्स केज होती हैं और 5वें नंबर से ये 5th नंबर रिब से ये डिवाइड होता है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा PDF भी आपको ऐप में मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से इसकी लिंक मिलेगी, डाउनलोड कर लो। क्लियर? अब हम इसको एनसीईआरटी की थ्योरी देखते हैं। आओ चलिए एनसीईआरटी की थ्योरी की बात करें बेटा, तो यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में दी हुई है, आपको पूरी थ्योरी प्रॉपर तरीके से देखना है। चलो तो यहाँ पे अपन देखते हैं बेटा एनसीईआरटी, एक एक लाइन समझते हैं। तो एनसीईआरटी की यदि आप हेडिंग देखो तो क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब यहाँ पे आपको
ह्यूमन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरी चीज़ें स्टडी करना है, ह्यूमन लंग्स के बारे में। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। जो आपको रे डायग्राम वगैरह मिलेगा उसको आप कॉपी में नोट करते जाइए। ये पूरा का पूरा आपके एनसीईआरटी में है तो आपके एनसीईआरटी मैच करते जाना है। क्लियर, एक एक चीज़ है। तो क्या बोल रहा है बेटा, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स ओपन आउट अबव द अपर लिप्स। हमारे पास एक पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, जो कि अपर लिप्स के ऊपर ओपन होते हैं। तो बहुत बढ़िया, ये अपने अपर लिप्स हो गए। तो इसके ऊपर ये जो दो नोस्ट्रिल्स हैं यहाँ पे ओपन होते हैं। इट लीड टू नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज, द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फैरिंग्स। और जो नेजल चैम्बर्स होते हैं, जो अपने जो नेजल चैम्बर्स होते हैं, मतलब ये जो नेजल चैम्बर हैं ये दोनों ओपन होते हैं कहाँ, फैरिंग्स पे। क्लियर, तो ये जो नोज वाला पार्ट होता है ये ओपन कहाँ होता है बेटा, फैरिंग्स पे। अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पासेस फॉर द फूड एंड एयर। और ये जो आपका क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से जब खाना खाते हैं तो ये भी यहीं जाता है और एयर भी यहीं जाता है। तो जो फैरिंग्स वाला होता है ये फूड और एयर हवा के लिए कॉमन होता है। क्लियर, इतना आपको मैंने बताया था, पहले भी बताया था, आप यहाँ पे भी देख लीजिए। द फैरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रैकिया। द फैरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन। जो फैरिंग्स होता है वो लैरिंग्स रीजन में ओपन होता है। और आगे चल के क्या मिलेगा, ट्रैकिया। लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। मैंने भी आपको बताया था कि जो लैरिंग्स होता है, जो लैरिंग्स होता है ये साउंड प्रोड्यूस करता है। जो हम लोगों का कंठ होता है, जो हम लोगों की आवाज़ निकलती है ना, ये लैरिंग्स की वजह से होती है। इस वजह से हम इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्लियर, ड्यूरिंग swelling glottis can be covered by the thin elastic cartilage flap called epiglottis। जब हम खाना निगलते हैं उस टाइम पे इन दोनों को कवर करती है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लॉटिस। वेरी IMP, क्या बोलते हैं इसको, एपिग्लॉटिस। जैसे क्या होता है देखो, दो पाइप हो गया, क्लियर, एक हो गया फॉर एयर और एक हो गया फॉर फूड। फूड वाले को हम बोलते हैं ओइसोफेगस और एयर वाले को हम बोलते हैं ओरोफेगस। क्लियर, मतलब एक नाक वाली पाइप हो गई जो हवा लेके जाती है, एक मुंह वाली पाइप हो गई, और दोनों पाइप बीच में ऐसे क्रॉस करती हैं। और जहाँ क्रॉस करती हैं ये दोनों, वहीं पे एक ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। कैसा, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस क्या काम करता है बेटा, है ना, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। और ये जो एपिग्लॉटिस होता है ये क्या काम करता है देखो, तो जो एपिग्लॉटिस है ये या तो इसको कवर करता है। जब आप सांस अंदर ले रहे होते हो तो इसको कवर करता है, जब आप खाना खा रहे होते हो तो एयर वाले को कवर करता है। तो ये होता है फंक्शन एपिग्लॉटिस का। इसीलिए जब भी आप खाना खा रहे होते हो, जब खाना आप निगलते हो, जैसे मान लो मैंने पानी पिया, ये मैंने पानी पिया, ये पानी जैसे गले के अंदर गया, जैसे पानी गले के अंदर जाता है, जैसे हम निगलते हैं उस दौरान हमारी सांस अंदर नहीं जा पाती। रीज़न क्या है कि जो पानी अंदर गया है, मतलब जो फूड वाली पाइप है वो ओपन है, तो एपिग्लॉटिस क्या करेगी, हवा वाली पाइप को पैक करेगी। लेकिन जिस टाइम पे अपन सांस ले रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या होती है, ये खाने वाले पाइप को पैक करती है। अब आपको लगता होगा कि यार खाने वाला तो हम दिन भर खाते नहीं, तो खाने वाला पैक ही रहता है। नहीं, आप खाना तो नहीं खाते, लेकिन सलाइवा तो अपन अंदर जाता है ना। ये तो सलाइवा क्या हवा वाले से नहीं जाता, सलाइवा खाने वाले से जाता है। इसलिए एपिग्लॉटिस का मूवमेंट कंटिन्यू होता रहता है। क्लियर, कभी कभी क्या होता है हमारा दिमाग कहीं और बिजी होता है, तो एपिग्लॉटिस का कंफ्यूज हो जाता है कि एयर वाले को पैक करें या खाने वाले को पैक करें। उस दौरान एपिग्लॉटिस यदि कंफ्यूज हो गया इधर और इधर, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और बिजी हो गया, तो हमारा खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते दिमाग कहीं और बिजी, दिमाग मतलब इंसान को सोचने लगा, तो उस टाइम पे एपिग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाता है कि इधर जाएं कि इधर, तो ठसका लग जाता है अपने को। क्लियर, तो ये भी एपिग्लॉटिस की वजह से ही होता है। टू
प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, मतलब कि प्रिवेंट क्या होता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, लैरिंग्स में आप फूड को खाने जाने को प्रिवेंट करता है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप द मिड थोरैकिक कैविटी, जो ट्रैकिया होती है वो एक स्ट्रेट ट्यूब होता है, ट्रैकिया जो कि हमारे मिड थोरेसिक कैविटी तक आती है, जो हमारी पूरी की पूरी कैविटी है ना, इसके मिड वाले पार्ट तक कहाँ आता है, ट्रैकिया आती है। विच डिवाइड एट दी लेवल ऑफ फिफ्थ रिब्स वर्टिब्रल इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, और ये हमारे फिफ्थ नंबर वर्टिब्री है, जैसे 1 2 3, मैं अपनी गिन सकता हूँ, है ना, 1, आप लोग भी ट्राई कर लेना। तो यहाँ से जो फिफ्थ नंबर की रिब्स है, फिफ्थ नंबर के रिब्स तक ट्रैकिया आती है, देन वो ब्रांच बनाती है जिसको हम प्राइमरी ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। देखो डायग्राम में आपने देखा होगा कि ये देखो, ये क्या है, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया यहाँ से आई और फिफ्थ नंबर से ये ऐसे डिवाइड हो गई, फिफ्थ नंबर रिब से डिवाइड हो गई, और डिवाइड होने के बाद ये जो डिवाइडर है, ये जो नली है, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, मैंने पहले भी बता दिया था आपको, है ना। आओ फिर इसके बाद ईच ब्रोंकियोल्स अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई एंड initial bronchioles are the supported by incomplete cartilaginous ring. Each terminal bronchioles give rise to number of very thin irregular wall and vascular bag like structure called alveoli. वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। क्लियर। तो इस तरह से जो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स होती है आगे चल के सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होती है, वो टर्सरी ब्रोंकियोल में डिवाइड होता है, और टर्सरी ब्रोंकियोल के बाद जो एंडिंग वाला पार्ट होता है वहाँ पे कार्टिलेजिनस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। मतलब ये जो लंग्स है, तो जो इसका ये वाले पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे एल्वुलाई पार्ट है। देखो ये जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है वो एल्वुलाई होते हैं। क्लियर, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वुलाई कंप्राइज द लंग्स. We have two lungs which are covered by the double layered pleural with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. The outer pleural membrane in is close contact with the thoracic. जो outer pleural membrane होती है, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ये थोरैसिक केज से अटैच होती है, इससे जुड़ी हुई होती है। देखो, है ना, क्या है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन कांटेक्ट विद दी थोरैकिक, ये थोरैसिक के कांटेक्ट में होती है। क्लियर, ये थोरैकिक के कांटेक्ट में होती है, अटैच होती है, मतलब जो लंग्स के बाहर वाली लेयर है हमारे रिब्स वाले पोर्शन से अटैच होती है। तभी जब सांस हम लेते हैं ना, तो साथ साथ में उसकी प्लूरल मेम्ब्रेन भी अंदर बाहर मूव करती है, जिस वजह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। हम सांस लेते हैं, इसे सांस छोड़ते हैं, तो जो प्रेशर अंदर का मेंटेन होता है इसी के मूवमेंट्स की वजह से होता है। क्लियर। आओ उसके बाद क्या है, लाइनिंग वेयर एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टेक्ट विद दी लंग सरफेस, और अंदर वाली जो लेयर होती है लंग सरफेस से अटैच होती है। तो एक लंग सरफेस से अटैच है, एक अटैच है थोरैकिक वाले पार्ट से। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट वेयर एज द एल्वुलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट of the respiratory system. The conducting part transport the atmospheric air to alveoli. Clearly it is form foreign particle humidified and also bring the air to the body temperature, exchange part of the site and actual diffusion O2 and CO2 between blood and atmospheric air. क्लियर। तो ये हो गया हमारा कंडक्टिंग और एक्सचेंज जोन के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा कंडक्टिंग जोन होता है, तो जैसे एयर है, अब मान लो ठंडी में एयर ठंडी है, ठंडी एयर जाएगी तो हमारे लंग्स को डैमेज करेगा,
गर्मी में एयर गर्म है, गर्म एयर जाएगी तो भी हमारे लंग्स को डैमेज करेगा। तो जो हमारा कंडक्टिंग जोन वाला पार्ट होता है, मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से रेस्पिरेटरी ट्री तक या ब्रोंकियोस तक का जो पार्ट होता है, वो एयर के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, प्लस एयर के साथ जो डस्ट होता है उसको भी रोकता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा काम किसका होता है बेटा? कंडक्टिंग जोन का। क्लियर। फिर द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म द डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर। मतलब जो हमारा थोरैकिक चैम्बर होता है तो डोर्सली क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम होता है। क्लियर। ये हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम। फिर वेंट्रली स्टर्नम, वेंट्रल में स्टर्नम होता है तो ये आगे हो गया आपका स्टर्नम। लेटरली बाय द रिब्स, लेटरली मतलब दोनों साइड ये हमारी होती हैं क्या? रिब्स। तो पीछे होता है आपका क्या? वर्टिब्रल कॉलम, आगे होता है क्या? स्टर्नम, और साइड में क्या होती हैं? रिब्स। ऑन द लोअर साइड इज डोम शेप डायफ्राम, और पीछे नीचे क्या होता है? डोम शेप डायफ्राम। तो समझो ये सामने हो गया बेटा क्या? सामने हो गया स्टर्नम, पीछे हो गया क्या? ये यदि हम बात करें ये सामने ये पीछे, ये वाला हाथ पीछे है तो ये हो गया क्या? ये हो गया स्टर्नम। अब पीछे क्या हो गया? वर्टिब्रल कॉलम, साइड में क्या हो गई? रिब्स, और नीचे क्या हो गया? नीचे हो गया डायफ्राम। तो ये पूरा हमारा एक कैविटी बन गई जिसको हम क्या बोल दिए? थोरेसिक कैविटी। The anatomically septum of lungs in thoracic is such that any change in the volume of this thoracic cavity will be reflected in the lungs या pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing. VH cannot directly alter the pulmonary volume. Respiratory involve the following step. तो मतलब जो रेस्पिरेशन होता है कौन कौन सी स्टेप इसमें इन्वॉल्व होती है, तो हम आपको बताए थे कल रेस्पिरेशन बहुत डीप में, फिर भी आप थोड़ा सा देख लो। क्लियर। आ जाओ। तो क्या बोलता है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाई विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन दी CO2 रिच एल्ब्यूलर एयर एंड रिलीज आउट। जैसे ही एल्ब्यूलर हमारे एल्ब्यूलाई में CO2 ज़्यादा होती है तो उसको रिलीज कर दिया जाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्ब्यूलर मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन होता है एल्ब्यूलर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, और इन गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू होता है। फिर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ होता है? ब्लड एंड टिश्यू। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल एंड कैटाबॉलिक रिलीज एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। कैटाबॉलिक मतलब जब ब्रेक डाउन हुआ था ग्लूकोज का तो CO2 रिलीज हुई थी। सेलुलर रेस्पिरेशन डेल्ट इन दी मतलब डिटेल इन दी चैप्टर 12। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का डिटेल जो है 12वें नंबर चैप्टर पे है, लेकिन हमने यहाँ पे आपको फिर भी पिछले वाले लेक्चर में मैंने बहुत सारा डिटेल आपको बता दिया था, तो आप वहाँ से भी एक बार देख सकते हैं। क्लियर। आओ अब क्या है बेटा? लंग्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे लंग्स की स्ट्रक्चर। क्लियर। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। क्लियर। तो लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से? फैरिंग से। क्लियर। क्योंकि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स वगैरह ड्रॉ करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा फैरिंग से, या तो चलो अपन बना देते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। तो ये हो गया बेटा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। और यहाँ वाले पार्ट में होता है क्या? नेजल चैम्बर। क्या होता है यहाँ पे? नेजल चैम्बर। और नेजल चैम्बर के बाद आपका नेजल चैम्बर, नेजल वेस्टिब्यूल। क्लियर। और इसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्या? फैरिंग्स। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट
आपका कहलाएगा फेरिंग्स। क्लियर, क्या कहलाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये वाला पार्ट कहलाएगा बेटा लैरिंग्स। क्या कहलाएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स के और नीचे आप आ जाओ, लैरिंग्स के और नीचे आ जाओ तो ट्रैकिया वाला पार्ट है जो आपके 5th नंबर रिब्स तक जाएगा। तो ये यहाँ से ये आपका ट्रैकिया वाला पार्ट हो गया, ट्रैकिया हो गया, जहाँ पे सी साइड का कार्टिलेजिनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये ट्रैकिया वाले पार्ट के बाद जो आपकी ट्रैकिया है वो 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे, अभी लेबलिंग में कर दूंगा। ये होगा प्राइमरी ब्रोंकियोल्स। और प्राइमरी ब्रोंकियोल्स के पहले मैं ये लंग्स बना देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। सॉरी, ये अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकियोल्स है आगे फिर से ऐसे 2 ब्रांच बनाएगा और ये हो जाएगी सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स। क्लियर, और सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स फिर से आगे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, फिर से सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और ये बना देगा टर्सरी ब्रोंकियोल्स। तो यदि हम नाम लिखें तो आपका दिस इज प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्सरी ब्रोंकियोल्स। तो ये है प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स और टर्सरी ब्रोंकियोल्स। तो ये 3 ब्रांचेज हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकियोल्स। क्लियर। अब इनके ब्रोंकियोल्स के जस्ट बाहर क्या होता है? देखो, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये हम बनाते हैं बेटा यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन। आओ, तो ये है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन है जो कि डबल लेयर्ड होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल लेयर्ड होती है। तो इसको हम डबल लेयर बना देते हैं। ये डबल लेयर्ड है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इन दोनों को हम एक साथ बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर। अब प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है तो इसके बीच में ये जो गैप बचा, इसके बीच में ये जो गैप बचा इसको बोलेंगे प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल कैविटी के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, जो कि प्लूरल फ्लूइड जो कि लंग्स में ब्रीदिंग के टाइम पे दोनों लेयरों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होने देता। तो फ्रिक्शन से प्रोटेक्ट करता है। फ्रिक्शन से क्या करता है? फ्रिक्शन से बेटा प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना। और चलो अपन ये इधर भी बना दे, नहीं आधा अधूरा लग रहा है ये, तो अपन इसको ये बना देते हैं। ये तो ये हो गया हमारा क्या? प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है। जो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें डबल लेयर्ड होती है। एक बाहर वाली लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर होती है। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाली को हम बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली लेयर है पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाली जो होती है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये हो गया पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके बाद इनके बाहर
ऐसे रिब्स केज होता है ना, ऐसे रिब्स केज होता है, ये रिब्स केज होती हैं, इनके बाहर ये रिब्स होती हैं, रिब्स डायफ्राम होता है। ये हो गया डायफ्राम होता है। और इस तरह से यदि हम ये लेयर की बात करें, इसकी बात करें, और ये एक चीज़ और बताऊं मैं, ये दोनों जो हमारी रिब्स है ना, इन रिब्सों के बीच में यहाँ पे कोस्टल्स मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स होती है, जो कि दो तरह की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि इनका भी रोल होता है कहीं ना कहीं कहाँ पे, ब्रीदिंग पे। क्लियर? तो इसको भी आप याद रखोगे। तो देखो ये हमारा हो गया कंप्लीट लंग्स का डायग्राम। अब यहाँ पे अभी आपको बनाना है बेटा एल्वुलाई। क्या बनाना है यहाँ पे? तो ये सॉरी ऐसे, ये यहाँ पे एल्वुलाई आप बना दोगे। ये एल्वुलाई जो कि कार्टिलेजिनस होती हैं, थिन वॉल होती है, परमेबल होती है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज की भी प्रोसेस होती है, ये आप यहाँ भी बना सकते हो। तो ये हो गई बेटा आपका एल्वुलाई, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। तो ये कंप्लीट आपका हो गया डायग्राम किसका भैया, लंग्स का। और इसी डायग्राम के साथ हम कंपेयर करेंगे क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जहाँ पे हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जिसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये हो गया बेटा आपका ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट के बाद कभी कभी ना पूछ लेता है नॉर्मली कि इसका शेप क्या है, लोब कितने हैं। चलिए बेटा, तो जैसे कि हो गया आपका लंग्स। लंग्स के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन और रैबिट के थोड़े थोड़े लंग्स में हम कंपेयर करते हैं उनके शेप और पोजीशंस के बारे में, शेप कैसा होता है। तो यदि हम बात करें यहाँ पे बेटा लोब ऑफ लंग्स, पहले हम रैबिट की, तो जो रैबिट का लंग्स का जो लोब्स होते हैं बेटा, तो उसके राइट साइड वाले लंग्स के 4 लोब्स होते हैं और लेफ्ट साइड वाले लंग्स के होते हैं कितने, 2 लोब्स होते हैं। अब यदि हम रैबिट के राइट साइड वाले लंग्स के लोब की बात करें तो पहला लोब होता है बेटा एंटीरियर एजाइगस, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर एजाइगस। क्लियर? एंटीरियर एजाइगस, राइट एंटीरियर, राइट पोस्टीरियर एंड पोस्टीरियर एजाइगस। यदि इसी के हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट एंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर। ये आप डायग्राम में भी यहाँ शो हो रहा है कि एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर और आपका राइट पोस्टीरियर, राइट एंटीरियर और पोस्टीरियर एजाइगस। क्लियर? अब यदि हम इसी तरह ह्यूमन की बात करें तो जो ह्यूमन का लंग्स होता है बेटा, ह्यूमन लंग्स में एक्चुअल में जो राइट साइड वाला पार्ट होता है इसके 3 लोब होते हैं। पहला होता है राइट एंटीरियर, मिडिल एंटीरियर, सॉरी ऐसे बेटा यदि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का राइट और लेफ्ट वाले पार्ट की यदि हम बात करें तो जो ह्यूमन लंग्स का राइट वाला पार्ट होता है उसके 3 लोब होते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। क्लियर? और यदि इसके हम वेट की बात करें तो इसका वेट होता है 625 ग्राम, 625 ग्राम होता है राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड की बात करें तो 575 ग्राम। तो जो अपना लंग्स होता है तो हमारे राइट साइड वाला लंग्स होता है कितना, 625 ग्राम, और लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो होता है 575 ग्राम। लेफ्ट साइड वाले के 2 लोब होते हैं, एक हो जाएगा लेफ्ट एंटीरियर, एक हो जाएगा लेफ्ट पोस्टीरियर। तो यदि हम ह्यूमन लंग्स की बात करें तो ह्यूमन लंग्स का जो राइट साइड वाला लंग्स होता है वो 625 ग्राम होता है, जिसमें 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। लेफ्ट साइड की हम बात करें तो लेफ्ट साइड में 2 लोब्स होते हैं जिनमें होगा लेफ्ट एंटीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर, और इसका वेट होता है बेटा 575 ग्राम। तो इस तरह से हो गया क्या, ह्यूमन और रैबिट्स के लोब्स का कंपेयर। क्लियर? उसके बाद देखो बेटा बेसिक्स ऑफ लंग्स में यदि हम यहाँ पे थोड़े से 2-3 पॉइंट लंग्स की बेसिक्स की बात करें तो पहला इसका पोजीशन होता है थोरेसिक कैविटी, जो अभी मैंने बताया था। और थोरेसिक कैविटी में देखो सामने होता है स्टर्नम, पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम, साइड में होते हैं रिब्स और नीचे होता है डायफ्राग्म। क्लियर? तो यहाँ पे हम पोजीशन, प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें तो 2 प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, मैंने अभी आपको बता दिया, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन और विसरल प्लूरल
मेम्ब्रेन जिनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। फिर लंग्स आर सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड पिंक लाइक स्ट्रक्चर, जो लंग्स होता है कैसा होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। इसके बाद टिप वाले पार्ट को हम एपेक्स बोलते हैं और बेस वाले पार्ट को हम क्या, बेसल पार्ट को हम बोलते हैं बेस। जैसे ये लंग्स है तो लंग्स का जो ये टिप वाला पार्ट होता है ये होता है एपेक्स, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये होता है बेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें बेटा फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का जो फंक्शन होता है, कौन सा प्लूरल फ्लूइड, तो जैसे मानिए कि ये लंग्स है, लंग्स के दोनों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन थी ये, अब प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, इसका नॉर्मली काम क्या होता है, तो पहला काम होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रिक्शन। ये दोनों लेयर एक दूसरे से फ्रिक्शन को बचाता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है तो दोनों में फ्रिक्शन नहीं होने देता, पहली चीज़। दूसरी है शॉक एब्जॉर्बर, मान लो झटके से चोट लग गई। क्लियर। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो चोट लगी जैसे, तो ये क्या होता है डायरेक्ट हमारे लंग्स में ना जाके शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर मेम्ब्रेन्स होते हैं रिब्स के जस्ट बाद। और आपको बता दूँ ये जो बाहर वाली लेयर होती है ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है रिब्स से, क्लियर, या कोस्टल से, और ये वाला कनेक्ट होता है लंग से, है ना। उसके बाद क्या है, प्रिवेंट द स्टिक, जो प्लूरल फ्लूइड होता है प्रिवेंट द स्टिक बोथ लेयर टू ईच अदर, दोनों लेयर को एक दूसरे से चिपकने से भी ये वाला प्लूरल फ्लूइड बचाता है। तो ये हो गया हमारा किसका फंक्शन, प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे बेटा थोरेसिक कैविटी की बात करें तो ये देखो, ये आप यहाँ पे थोरेसिक कैविटी शो हो रही है, ये रिब्स है, रिब्स के जो अंदर वाला जगह होता है वो है थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में क्या होगा, सबसे पहले देखो वर्टिब्रल कॉलम, पीछे साइड मैंने आपको बताया, इन फ्रंट होगा स्टर्नम, साइड में लेटरल में होगा रिब्स, और नीचे होगा डायफ्राम, जो कि हम सारे के सारे पॉइंट अभी एनसीईआरटी में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स भी आपको मैं समझा ही देता हूँ। दोनों रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है उसको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर। देखो भैया ये जो रिब्स है, ये रिब्स है, रिब्स के बीच में ये आपको देखो ये इस तरह के रेड या ब्राउन टाइप का कुछ ऐसे दिख रहा होगा, जो कि क्या होता है बेटा इंटरकोस्टल मसल्स। मैं डायग्राम से समझता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये रिब्स है, ये मान लीजिए कि रिब्स है, क्लियर भैया, ये रिब्स है। अब रिब्स के बीच में होती है मसल्स, रिब्स के बीच में क्या होती है मसल्स। जब आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा रिब्स होता है, जो रिब्स होती है, तो रिब्स में क्या होता है, यहाँ पे एक मसल्स होती है, यहाँ पे जो हमारा इंटरकोस्टल मसल्स है, दो तरह का, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है ये मूव करती है किधर, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होता है बेटा, ये मूव करता है रिब्स के बेसल वाले पार्ट से, इसके नीचे वाले पार्ट से, ऊपर वाली रिब्स के नीचे वाले पार्ट से, नीचे वाली रिब्स के ऊपर वाले पार्ट्स को जो अटैच करती है, ये वाला जो हिस्सा है ये होता है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर। जो कि ब्रीदिंग के टाइम पे जो हमारा इंस्पायरेशन होता है इसमें कॉन्ट्रिक्शन होता है, इंस्पायरेशन के टाइम पे इसमें होता है कॉन्ट्रिक्शन, जिससे थोरेसिक कैविटी का स्पेस बढ़ता है और ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। क्लियर। उसके बाद यदि हम बात करें, जो ऊपर वाली नीचे वाले के ऊपर वाले पोर्शन से जो ये मसल्स जाती है, ये वाला हो जाता है बेटा अपना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर। तो ये हो गई हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक थोड़ा सा पढ़ लो बस।
अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और ब्रीदिंग का कंट्रोल कैसे होता है, तो ये हम देखेंगे बेटा लेक्चर नंबर 3 में। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और NCERT को साथ में लिए चलना है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में आप जब जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और आप नाम डालेंगे AM कैरियर इंस्टीट्यूट भोपाल। जैसे आप नाम डालेंगे तो आपको ऐप मिलेगा, वहाँ से आप स्टोर में जाइए या फ्री स्टडी मटेरियल में जाइए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों।